गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड, जिसमें हम नेहरू के राजनीति विचारों को पढ़ रहे थे, उसमें हमने अंतर्राष्ट्रवाद का सिद्धांत या उसके विचार हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे नेहरू का अंतर्राष्ट्रवाद। तो नेहरू की राष्ट्रवाद की धारणा में ही अंतर्राष्ट्रवाद का सिद्धांत है या उसके तत्व विद्यमान है, और राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रवाद की पूर्व शर्त मानते थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी तभी अंतर्राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होगी। इसका क्या मीनिंग है कि राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रवाद की पूर्व शर्त मानते थे। उनका ये भी विश्वास था कि भारत अपनी स्वतंत्रता और विश्व के मामलों में प्रभावशाली स्थिति को प्राप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रवादी शांति और मानव के कल्याण के लिए जो प्रयत्न होते हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रवाद का आधार बनाना चाहते थे कौन? नेहरू। आगे बढ़ते हुए नेहरू ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि उनका राष्ट्रवाद केवल, यानी हम ये मानते हैं कि उनका राष्ट्रवाद मानव मात्र की एकता और बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्य के अधिकारों और हितों के संबंध या समर्पण पर आधारित था। तो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का विरोध करना उनके अनुसार राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद दोनों के लिए अनिवार्य था। इन यानी कहने का तात्पर्य है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का नेहरू ने विरोध किया था, और उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय आदर्श गहरा और शक्तिशाली है। यह केवल अतीत का विषय नहीं जिसका कि कोई भावी महत्व ना हो, किंतु राष्ट्रवाद मनुष्य के सामने एक आदर्श ही नहीं बल्कि वर्तमान के तथ्यों पर आधारित नए आदर्श की महत्वपूर्ण भूमिका भी है या महत्वपूर्ण भी है। यानी अंतर्राष्ट्रवाद आदर्श और श्रमजीवी आदर्श, इन दो की बात नेहरू जी ने की है। यदि हम संसार में संतुलन चाहते हैं और संघर्ष में कमी करना चाहते हैं तो ये जो आदर्शों में एक प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। कौन से? अंतर्राष्ट्रवाद और श्रमजीवी आदर्श। ये मैं लिख देती हूँ, किस में सामंजस्य स्थापित करने पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रवाद, यानी अंतर्राष्ट्रवाद और श्रमजीवी, यानी श्रमजीवी, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, ऐसा नेहरू जी मानते थे। उन्होंने वे एक न्यायनिष्ठ और विश्व व्यवस्था के पक्षधर भी थे, और उनका मत था कि विश्व में जाति, नस्ल आदि के भेदों को समाप्त करके ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिससे संसार में प्रत्येक हिस्से में रहने वाला जो जन समुदाय है समान रूप से गरिमापूर्ण जीवन यापन करने की परिस्थितियों को प्राप्त कर सके। ऐसा नेहरू जी चाहते थे या उनका ऐसा मानना था। अब हम आगे बढ़ते कि जब अंतर्राष्ट्रवाद की बात आती है तो सबसे पहले उन्होंने बात की थी पंचशील और गुट निरपेक्षता की। किसकी बात करी थी? पंचशील और गुट निरपेक्षता की। तो जैसा कि आपको पता है कि पंचशील के जो तत्व थे वो पहला जो था, राष्ट्रों द्वारा दूसरे राष्ट्रों की भौगोलिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, ये उन्होंने पहला पॉइंट बताया था। फिर उन्होंने कहा अनाक्रमण, यानी एक दूसरे के देशों में हम आक्रमण नहीं करेंगे। और नंबर 3 उन्होंने बताया एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अर्थात अहस्तक्षेप का सिद्धांत। चौथा था समानता और पारस्परिक हित संवर्धन, अर्थात हम एक दूसरे की समानता और पारस्परिक जो हमारे हित है, इंटरेस्ट है, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। जो पांचवा और अंतिम आता है वो ये था कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग, यानी हम जो दो देश हैं अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर ही अपना व्यवहार रखेंगे। उसके बाद आती है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट में शामिल ना होना, ये गुट निरपेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। किसी गुट, यानी जो दो महाशक्तियां थीं अमेरिका और रशिया, हम इसमें से किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं होगा, ये उनका बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रवाद का सिद्धांत था। और उन्होंने इसी के साथ विश्व शांति की बात भी करी। विश्व शांति के लिए उनका ये मत था कि पिछड़े देशों की जनता के लिए जीवन स्तर में उन्नति तभी संभव है जबकि मनुष्य के पास जो संसाधन है वो उपलब्ध हो और उनको युद्ध में ना झोंका जाए,
क्योंकि यदि एक देश की जो पूरी प्रॉपर्टी है या जो शक्ति है पूरी युद्ध में जाती है तो वो देश विकास नहीं कर सकता। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें विश्व शांति की स्थापना करनी पड़ेगी। चाहे उनकी ये भी मान्यता थी कि युद्ध चाहे संसार के किसी भाग में हो या संपूर्ण मानवता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है युद्ध का वो विकासशील देशों पर पड़ता है, क्योंकि वो विकास के चरण में चलते हैं। युद्ध के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर जो दबाव है वो पड़ता है। इसलिए उन्होंने ये कहा, युद्ध में विजय किसकी होती है ये महत्वहीन है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसा घोर विनाश होगा कि मानवता की प्रगति और उन्नति के लिए जिन तत्वों की हम कामना करते हैं उनका कई पीढ़ियों तक के लिए अंत हो जाता है। तो ये उनकी जो अंतर्राष्ट्रवाद की भावना थी, ये उसमें पंचशील, गुटनिरपेक्षता और विश्व शांति की बात नेहरू जी ने करी थी। वे युद्ध को बड़ा अनैतिक और मानवता विरोधी भी मानते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि सभ्यता के मापदंडों से व्यक्ति का पतन और नैतिक उत्तरदायी से मनुष्य की मुक्ति युद्ध की प्रधान प्रवृत्ति है। युद्ध और अनाक्रमण में सफलता का परिणाम ये भी होता है कि इस नीति को उचित मान लिया जाता है और इसे निरंतर अपनाया जाता है। इससे साम्राज्यवादी प्रभुत्व और शासक जाति के विचारों को बल मिलता है, इसलिए पराजय, निराशा, प्रतिशोध की भावना को जन्म देती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भविष्य में और अधिक युद्ध और संघर्ष होते हैं जिसके भयानक परिणाम निकलते हैं। इसलिए विश्व शांति के लिए युद्ध को रोकना होगा, इसकी विभीषिका से हमें बचना होगा। एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण के लिए संस्थागत प्रयत्नों को नेहरू सार्थक और महत्वपूर्ण मानते थे, और इसी कारण वे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को सुदृढ़ बनाए जाने को अत्यंत आवश्यक मानते थे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व भर में अभाव, अस्वास्थ्य, अशिक्षा का उन्मूलन करने के अभियान में विश्व भर के राष्ट्रों के सहयोग और भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता था। तो बच्चों, ये थे जवाहरलाल नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद का विचार या अंतर्राष्ट्रवाद का सिद्धांत, और उन्होंने राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को दोनों को जोड़ा, और इसमें उन्होंने ये भी बात करी कि हम जो अतीत है उनकी अच्छी बातों को याद रखें और वर्तमान में उनके साथ सामंजस्य स्थापित करें। और नंबर 2, पहले हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती है और फिर अंतर्राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती है। 2 बातों के साथ उनके जो राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी जो उसके विचार थे ये इस वीडियो में समाप्त होते हैं, और हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।